नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, आशा पारेख और फिल्म बहारों के सपने की होगी। बात नासिर हुसैन की भी करेंगे। नासिर हुसैन ने बहारों के सपने पर काम करना उस दौर में आरंभ कर दिया था और जितना वो उसमें डूबते गए उतना ही वो उन्हें तल्लीन करती चली गई उसकी कहानी। और वो इस छोटी फिल्म को लेकर इतने जोश से भरे हुए थे कि उन्होंने खास हुसैन की छाप वाली तीसरी मंजिल, जो उन्हें एक बार फिर देवानंद से जुड़ने वाली थी, उसकी कमान देवानंद के छोटे भाई विजयानंद को सौंप दी। बहारों के सपने शैली और विषय वस्तु दोनों में उनकी आम फिल्मों से हटकर होने वाली थी। नासिर हुसैन ने आर.डी. बर्मन और अपने पसंदीदा उनकी एक्ट्रेस आशा पारेख को साथ ले लिया। कोई नहीं जानता था कि नासिर हुसैन को क्या हो गया था, खासकर वो जो व्यावसायिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे। अफवाह थी कि आखिरी खत और राज को मिली ठंडी प्रतिक्रिया के बाद आशा पारेख, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित नाम थी, एक एस्टेब्लिश्ड हीरोइन थी, हुसैन के दोनों चुनावों राजेश खन्ना और बहारों के सपने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। यानी कि न तो आशा पारेख राजेश खन्ना को पसंद कर रही थी इस फिल्म के लिए, और न ही वो इस फिल्म को पसंद कर रही थी इसकी कहानी को। लेकिन चुपचाप अपने सलाहकार के संकेतों पर चलती रहीं। राजेश खन्ना और उनकी अनुभवहीनता ने नासिर हुसैन को कहीं प्रेरित किया और ये मौका था उस जोश को बचाने का जो उनके भीतर का लेखक आर्क लाइट्स को अर्पित कर चुका था। नासिर हुसैन को अपनी हर फिल्म का पहला शो दर्शकों के साथ देखने की आदत थी। अंधेरे हॉल में उन्हें अपने असली आलोचकों की जो असली प्रतिक्रिया हो देखने का मौका मिलता था। थिएटर में जाते थे और खुद देखते थे कि कौन क्या कह रहा है इस फिल्म पर, किस सीन पर किसने क्या रिएक्ट किया, सब कुछ वो देखना चाहते थे और जिससे उन्हें अपनी आगे आने वाली फिल्मों के लिए मदद भी मिलती थी। लेकिन बहारों के सपने को लेकर वो निश्चिंत थे कि उन्हें एक हद से आगे दर्शकों की परवाह ही नहीं थी। इस कहानी को ठीक उसी तरह कहना जरूरी था जैसे उन्होंने वर्षों पहले एक नौजवान की हैसियत से उसकी कल्पना की थी। अब राज के विपरीत राजेश खन्ना को ऐसी पटकथा मिली जिसमें वो परंपरागत हीरो नहीं थे और इसलिए उनके पास करने को कुछ नहीं था। अगर आखिरी खत और चेतन आनंद ने उन्हें बांधे रखा था और संयत अभिनय के लिए प्रेरित किया था, तो यहां पर राजेश खन्ना के पास बढ़ चढ़कर कुछ भी करने की गुंजाइश इस फिल्म में थी नहीं। लेकिन वो अपने अभिनय को कुशलता से आंकते हुए निभाते चलते हैं और बिल्कुल जल्दी में नहीं लगते राजेश खन्ना इस फिल्म में। राजेश खन्ना का रमैया का जो चित्रण है छठे दशक में भारत के पढ़े लिखे नौजवानों की घोर निराशा को बड़ी निकटता से दिखाता है। ये एक शानदार पेशकश थी जिस पर नासिर हुसैन को नाज था। बहारों के सपने की पटकथा, उसकी कहानी के एक बड़े हिस्से की मांग थी कि राजेश खन्ना सीन्स में शारीरिक रूप से नजर आए लेकिन मानसिक स्तर पर ऐसे सपनों में खोए हुए दिखें जो शायद कभी सच ही ना हो। जहां तक मेन भूमिका का सवाल था, बहारों के सपने लगभग आखिरी खत का ही दूसरा रूप थी और एक बार फिर राजेश खन्ना को परखा गया किसी भी अभिनेता द्वारा सोचे गए खराब से खराब ढंग से। अपने आसपास होने वाली घटनाओं को चुपचाप देखते रहना राजेश खन्ना के रमैया को दिलीप कुमार का राज कपूर से मिलना और कहकर सबसे बेहतरीन ढंग से बयां किया जा सकता है। सही मात्रा में आशीर्वाद और युवा रोष का मिश्रण। ये बात दिलचस्प है कि ध्यान से देखने वाले के लिए राजेश खन्ना के अभिनय में एंग्री यंग मैन के लक्षण हैं, जो उस व्यक्ति के करियर को बनाने वाले थे जो अंततः उन्हें पछाड़ने वाला था, यानी कि अमिताभ बच्चन। रोमांस के कुछ छींटों और आशा पारेख जैसी सह एक्ट्रेस, बहुत बढ़िया संगीत और नासिर हुसैन के नाम के साथ जुड़े होने के साथ साथ काफ़ी इमोशनल सीन्स होने की वजह से राजेश खन्ना को आशा थी कि बहारों के सपने उनके आगमन का ऐलान करेगी। लेकिन नासिर हुसैन का नाम ही फिल्म और उसकी सफलता के बीच में आ गया। हुसैन बहारों के सपने की ओर दर्शकों की प्रतिक्रिया पर यकीन नहीं कर पाए। लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में गए पर इस आशा में कि नासिर हुसैन उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। हालांकि वो हुसैन
के एक नए लड़के के साथ एक नए रंग के प्रयोग को देखने के भी इच्छुक थे। नया लड़का यानी कि राजेश खन्ना। तो भी वो उस गंभीर नाटक को देखने के लिए तैयार नहीं थे जो पर्दे पर खेला गया। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान कयामत से कयामत तक साल 1988 में जो फिल्म आई थी, और जो जीता वही सिकंदर 1992 की जैसी फिल्मों के निर्देशक, बहारों के सपने के पहले शो के बाद अपने पिता की गहरी उदासी को वो भूल नहीं पाए। और बाद के दिनों में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग उनको गालियां देते हुए सिनेमाघर से बाहर निकले और तब उन्होंने फिल्म के अंत को बदलने का फैसला किया। एक पक्के एंटरटेनमेंट वाले नासिर हुसैन को उसी अंत में यकीन था जो उन्होंने बहारों के सपने के लिए फिल्माया था। फिर भी उन्होंने फिल्म के लगने के 2 दिन बाद ही दोबारा एक खुशी भरा अंत फिल्माया, लेकिन तब तक फिल्म की तकदीर लिखी जा चुकी थी। व्यावसायिक रूप से एक बिल्कुल नाकाम फिल्म बहारों के सपने ने मंसूर खान के मुताबिक उनके पिता की भारतीय दर्शकों के विषय में सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फिर कभी नहीं माना कि दुख भरे अंत चल सकते हैं और कयामत से कयामत तक के क्लाइमेक्स के बारे में मंसूर का भी फैसला बदलने की कोशिश की। 4 दशक बाद बहारों के सपने को सबसे ज़्यादा आर.डी. बर्मन के पहली बार राजेश खन्ना की फिल्म के लिए जो संगीत देने के लिए उन्हें उस लिहाज से याद किया जाता है। खासकर लता मंगेशकर की आवाज़ आजा पिया तुझे प्यार दूँ बहुत मशहूर गाना है। खूबसूरत पेशकश और मन्ना डे और लता मंगेशकर की एक और इसमें गाना है चुनरी संभाल गोरी, और ये भी बड़ा मशहूर गीत उस दौर में था। 3 ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने टिकट खिड़की पर कोई असर नहीं दिखाया राजेश खन्ना की थी, राज, आखिरी खत और अब बहारों के सपने। उस इंसान का भविष्य बहुत सुनहरा नहीं लग रहा था जिससे हिंदी सिनेमा में ताजगी भर देने की उम्मीद थी। वैसे जो नए आते हैं उनसे ये अपेक्षित था कि वो काम में कुशल होने से पहले कुछ फिल्में असफल उनकी रहेंगी, ऐसा होता था। लेकिन राजेश खन्ना कोई नए नहीं थे। उस साल की अन्य फिल्मों को देखते हुए 3 ठोकरें कुछ ज़्यादा ही थीं। अगर राम और श्याम में दिलीप कुमार के दोहरे जादू और देवानंद की चुस्त ज्वेल थीफ के साथ पुराने अनुभवी पीछे हटने के मूड में नहीं थे, तो सितारों की अगली पीढ़ी जिनमें सुनील दत्त, मनोज कुमार, राजकुमार शामिल थे, मिलन, उपकार, पत्थर की सनम, हमराज जैसी फिल्मों के लिए बढ़िया काम कर रहे थे। बेहद सफल फर्ज के साथ पुराने दोस्त जितेंद्र के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहा था। जितेंद्र जो राजेश खन्ना के दोस्त थे, उनके साथ पढ़े हुए थे। पद्मिनी की फिल्म तमिल फिल्म चिट्ठी पर फिर से बनाई गई औरत की वजह से साल 1967 राजेश खन्ना के लिए पूरी तरह से बेकार रहा। एक आम पारिवारिक ड्रामा औरत में राजेश खन्ना फिल्म के 1/3 हिस्से में गायब रहे, बल्कि क्लाइमेक्स में भी। फिल्म में स्पॉटलाइट की रोशनी का जो दायरा था वो पद्मिनी और प्राण पर रहा। औरत फिल्म अगर आपने देखी हो तो, जिस फिल्म में सब उनसे कुछ ज्यादा करने की उम्मीद ही नहीं थी और उसमें वो आसानी से अनुभवी प्राण और पद्मिनी के सामने फीके पड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने 10 दृश्यों का पूरा फायदा उठाया। वो पूरे यकीन के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे और पद्मिनी के साथ जज्बाती और प्राण के साथ अति नाटकीय दृश्यों में बराबर सहज भाई की भूमिका में थे इस फिल्म में, अगर आपने औरत देखी। एक सीन में जहां वो अपनी बहन का बड़ी आयु के आदमी से विवाह करने का फैसला बदलने की कोशिश करते हैं। राजेश खन्ना की अदाकारी संयत और मनमोहने वाली है। पद्मिनी के अति नाटकीय अभिनय की तुलना में किरदार की अच्छी समझ होने के साथ साथ औरत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रोमानी सीन्स में राजेश खन्ना सहज थे। नाजिमा के साथ प्रेम दृश्यों में उन्होंने पहली बार बिना कोशिश किए आर्किटाइपल हिंदी फिल्मी हीरो बनने के लक्षण दिखाए। खासकर रफ़ी का जो गीत है शोला उल्फत का भड़का कर, इसके शुरुआती हिस्से में जो फिल्म में राजेश खन्ना का एकमात्र गीत है, और जिस सीन में वो नाजिमा को छत पर ले जाते हैं, जिन दृश्यों में वो केंद्र में हैं, उनमें उनकी सहजता के कारण औरत एक अलग ही फिल्म लगने लगती है, जबकि ये फिल्म ऐसी है नहीं। औरत उनकी 2 सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं के आने का संकेत देने वाली थी। इस भूमिका के सुरेश के जिस्मानियत एक तरह से आराधना की पूर्व सूचना थी जो बाद में आई, जिसमें राजेश खन्ना की बात बन गई और सुरेश 2 रास्ते साल 1969 की जो फिल्म थी कि सत्येन गुप्ता के सैद्धांतिक रूप में कोई खास फर्क नहीं था, दोनों एक जैसे किरदार लगते हैं।
हालांकि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने लोगों के सामने साहस बनाए रखा। उनके दफ्तरों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी पहली 2 फिल्में एक दूसरे से उतनी ही भिन्न थीं जितने खड़िया और पनीर। फिर भी वो दर्शकों द्वारा समान रूप से नकार दी गई। जहां राजेश खन्ना में उनका विश्वास डगमगाने लगा था, परंतु राजेश खन्ना ने दोस्तों से वो कहते थे कि उन्हें काम के लिए शायद कहीं और देखना पड़े, लेकिन औरत ने उन्हें चलने की आशा दी, क्योंकि वो उनकी पहली 3 फिल्मों की तरह एक ऐसा प्रयोग नहीं था जिसका हिस्सा बनने की उनसे उम्मीद नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त वो छठे दशक में एक नए अभिनेता के लिए उचित मंच लगती थी। आखिरी खत, राज, बहारों के सपने की जो समस्या थी, जो स्पष्ट रूप से राजेश खन्ना के सामने लाने के लिए बनाई गई थी। औरत की भूमिका किसी भी नए आने वाले के लिए सही रहती और उसे विशिष्ट रूप से अपनी बना लेने से राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन को साबित कर दिया कि वो फिल्म उद्योग का हिस्सा बनने लायक हैं। राजेश खन्ना को अपनी अगली फिल्म का निर्देशक उनके लिए चीजों को बदलने वाला नहीं था, बल्कि वो केवल उन भूमिकाओं को उठाकर जोड़ देने वाला था जिसमें राजेश खन्ना बहुत अच्छे थे। और वही फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी, जिसने पूरा सिनेरियो ही बदल कर रख दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।